पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर न्यूमेरिकल था उसका वर्क पावर एनर्जी का। आज हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। ये आपका चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर नंबर 12 है ये। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टॉपिक है। कुछ टॉपिक है आपका, एक कोलिजन और एक सेंटर ऑफ मास। यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg। 6 kg के एक गन से 20 ग्राम का एक बुलेट फायर किया गया। सवाल पहला है कि 6 मान लें कि एक गन है ये, इसमें एक बुलेट था, तो ये गन का जो मास है 6 kg है और बुलेट का जो मास है, इस बुलेट का जो मास है 20 ग्राम, माने 20/1000 kg। ग्राम को बदल दिया हम किलोग्राम में। इफ द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 600 मीटर पर सेकेंड देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। अगर ये बुलेट 600 का स्पीड से आगे गया तो बताएं कि गन का रिकॉइल स्पीड क्या है। मतलब ये बुलेट जब आगे जाएगा तो थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि गन पीछे आएगा, उसी को बोलते हैं गन का रिकॉइल स्पीड। बुलेट जब आगे जाएगा तो गन पीछे आएगा, इसी को बोलते हैं बुलेट का रिकॉइल स्पीड। तो ये निकालना बुलेट का गन का रिकॉइल स्पीड क्या है। बुलेट तो आगे चला गया, गन पीछे आएंगे, तो इसे बोलते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। यही निकालना है। फायरिंग के जस्ट पहले बुलेट का भी मोमेंटम 0 है और गन का भी मोमेंटम 0 है, तो फायरिंग के बाद भी 0 होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार। तो फायरिंग के बाद बुलेट का हो जाएगा 20/1000 × 600। चूंकि हमें पता है कि बुलेट इधर गए हैं, इसलिए मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसमें आई लगा के लिखते हैं। प्लस गन का क्या हुआ, तो गन का मास तो पता है 6, लेकिन गन का वेलोसिटी पता नहीं है, इसे वेलोसिटी ऑफ गन छोड़ देते हैं, वही तो हमें जानना है, वेलोसिटी ऑफ गन। तो इस तरह से 1 2 3 और ये 3, तो ये आ गया कितना 12i। इधर आएगा तो -12i बराबर 6 गुना वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू -2i। तो -2i का मतलब आप समझिए कि 2 -i। -i डायरेक्शन कवर करेगा और 2 उसका मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब गन 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे आएगा। रिक्वायर्ड स्पीड का मतलब टेंसर में -2 लिखा है। रिक्वायर्ड स्पीड का मतलब ही आपको बताना है कि गन कितना से पीछे आया, तो 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे आया। यही आंसर है हम लोग का, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल विथ ए स्पीड ऑफ 3600 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल फिर से है। दूसरा सवाल देखिए, यही सवाल फिर से है कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल विथ ए स्पीड 3600 किलोमीटर पर आवर। तो 3600, पहले तो भाई जब फायरिंग नहीं हुआ था तो दोनों का मोमेंटम 0 था। जब फायरिंग हुआ तो बुलेट कितना का था 10 ग्राम का, तो 10/1000 लिखेंगे, बुलेट का मास हो गया। अब उन्हें बुलेट का जो वेलोसिटी है 3600 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, पता ही होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं आई के, मतलब हमने फायरिंग इस डायरेक्शन में अगर किया है तो ये हो गया बुलेट का मोमेंटम। और गन का वेलोसिटी जानना है तो बुलेट का मोमेंटम आप प्लस लिखेंगे गन का मोमेंटम। गन का मास इस बार 5 kg है, तो गन का मास 5 kg, गन का वेलोसिटी पता नहीं है, यही तो निकालना है। तो इस हिसाब से यहाँ देखें तो 1 2 3 और 1 2 3, 18 × 36, तो 5 × 10, तो -10i बराबर 5 × वेलोसिटी ऑफ गन
द वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू -2i। यही बात फिर से आया है, 2 - i, मतलब है कि गन 2 मीटर पर सेकेंड से फिर पीछे आएगा। दोनों सवाल का एक ही आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखा है फुटबॉलर किक्स ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg। 0.5 kg का ना एक बॉल है, 0.5 kg का एक बॉल है, इसे एक फुटबॉलर किक करता है। बॉल रखा हुआ 0.5 kg का, एक फुटबॉलर उसे किक करता है, पैर से धक्का मारेगा। व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ए सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, और जहां खड़ा होकर किक मार रहा है वो फ्रिक्शन मतलब उसमें नेग्लिजिबल है, मतलब फ्रिक्शन लेस है, पूरा सरफेस स्मूथ है जहां वो किक मार रहा है जिस सरफेस पर। इफ द बॉल मूव्स विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, किक मारने से ही बॉल कितना से चला, 20 मीटर पर सेकेंड से चला। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हिच द फुटबॉलर विल एक्वायर इट्स वेट इज 50 kg। बताइए कि जो फुटबॉलर जब उसे किक किया तो वो कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, उसे कितना वेलोसिटी मिलेगा यदि उसका वजन 50 kg का है। तो किक करने के पहले अगर देखा जाए तो मोमेंटम 0 है, फुटबॉलर का भी और बॉल का भी, फुटबॉलर का भी और बॉल का भी मोमेंटम 0 है। अब है कि किक करने के बाद अगर देखा जाए तो बॉल का तो पता ही है कि 0.5 × 20 होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मान लिया कि हमने किक इधर किया है तो बॉल का मोमेंटम इधर होगा, ये तो बॉल का मोमेंटम लिखाया, तो किक करने के पहले बॉल का भी मोमेंटम 0 है और जो किक किया है फुटबॉलर उसका भी मोमेंटम 0 है। अब है कि किक करने के बाद बॉल का मोमेंटम लिखाया, बचा फुटबॉलर 50 kg का है, फुटबॉलर का वेलोसिटी पता नहीं है, वही तो जानना है। तो ये हो जाएगा 20 × 0.5 कितना हो जाएगा ये 10, तो 10i इधर आएगा तो -10i, तो -10i बराबर कितना हो जाएगा ये 50 × वेलोसिटी ऑफ फुटबॉलर, तो 10 और कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ फुटबॉलर बराबर 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फुटबॉलर आएगा 0.2 - i तो डायरेक्शन बताएगा, बाकी आंसर होगा हम लोग का 0.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब फुटबॉलर जब बॉल को किक करेगा तो खुद पीछे आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड से। ये आंसर है आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है कि मशीन गन कैन फायर बुलेट्स ऑफ 50 ग्राम। एक मशीन गन है जो 50 ग्राम का बुलेट फायर करता है, मतलब 50/1000 kg का एक बुलेट फायर करता है। बुलेट का मास है, मास ऑफ बुलेट है, और ये फायर किया गया है 2000, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 2000 मीटर पर सेकेंड से। 50 ग्राम का बुलेट 2000 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया। द मैन होल्डिंग द गन, जो आदमी गन को चला रहा है होल्ड किए हुए, एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स 2000 न्यूटन अगेंस्ट द गन। गन के विरुद्ध ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मतलब बात यह है कि जब फायरिंग होता होगा तो गन पीछे धक्का मारता होगा, तो जो आदमी गन चला रहा है उसे तो होल्ड करने में फोर्स लगाना पड़ता होगा, तो 200 न्यूटन का फोर्स वायर की तरफ लगाए हुए है। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट व्हिच ही कैन फायर पर मिनट। आप बताइए कि 1 मिनट में वो कितना बुलेट फायर कर रहा है, जो मतलब फायर कर रहा है 1 मिनट में कितना बुलेट फायर कर रहा है, ताकि मतलब उसे गन को स्टैंड करने के लिए 200 न्यूटन का बल लगाना पड़े। मतलब समझिए कि 200 न्यूटन बल लगाना पड़ रहा है फायरिंग करने वाले को, इसका मतलब है कि उधर से 200 न्यूटन का धक्का मिल रहा है। तो बात यह है कि कितना बुलेट 1 मिनट में फायर किया जाए ताकि फोर्स कितना लगे, 200 न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम बटा चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसमें लिखा हुआ है कि 1 मिनट में, इसे टाइम तो पता है कि 60 सेकेंड, बाकी हुआ चेंज इन मोमेंटम का बात। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है भाई, तो एक बुलेट का मोमेंटम कितना है, एक बुलेट का मोमेंटम हो जाएगा 50/1000 और गुने 2000। ये एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है। और अगर हम मान लें कि 60 सेकेंड में n बुलेट फायर हुआ तो n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम, और n बुलेट का मोमेंटम चेंज होने में लगा समय 60 सेकेंड, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि 1 मिनट में कितना बुलेट फायर होगा। तो मान लिया कि 1 मिनट में n बुलेट फायर होगा, तो n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम और बटा टाइम 1 मिनट,
बराबर फोर्स, तो यहाँ हो जाएगा फोर्स कितना 200 बराबर यहाँ कितना 1000 आई 2000 तो 2 बार कटेगा ये 50 गुने 2 100 तो 200 बराबर 100 n बटा 60 ये 0 0 और 0 0 कट जाएगा तो n बराबर कितना आएगा 120 मतलब कि 1 मिनट में 120 बुलेट फायर करना चाहिए। 1 मिनट में 120 बुलेट फायर करेंगे तब जाकर हमें मतलब उधर से 200 न्यूटन फोर्स लगेगा और हम भी उसको होल्ड करने के लिए 200 न्यूटन का फोर्स लगाएं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है कि मशीन गन फायर 20 बुलेट पर सेकेंड। इस बार लिखा हुआ ही है कि फायरिंग कैसा किया जा रहा है तो 20 बुलेट पर सेकेंड। अभी निकालना था कि 1 मिनट में कितना बुलेट फायर हुआ और अभी हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 बुलेट पर सेकेंड फायर किया गया है। इफ द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड, जो बुलेट फायर किया जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड है और बुलेट का मास 100 ग्राम है, मास ऑफ बुलेट तो 100 बटा 1000 kg मास ऑफ बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है और 20 बुलेट पर सेकेंड फायर हो रहा है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन इस पोजीशन, मतलब कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उस गन को होल्ड करने में जितना गन फोर्स पीछे लगाएगा। तो फोर्स बराबर क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो 20 बुलेट 1 सेकेंड में फायर किया गया है तो टाइम हो गया हम लोग का 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ 20 बुलेट का, तो 20 गुना और 1 बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा तो 1 बुलेट का चेंज इन मोमेंटम बराबर 1 बुलेट का मास इनटू उस बुलेट का वेलोसिटी। तो 1 2 और 3 से 3 0 समाप्त हो जाएगा तो 20 गुने 10 कितना आएगा 200 न्यूटन, मतलब 200 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा मशीन गन इज फिटेड ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 2000 kg। मान लें कि एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली का मास कितना है 2000 kg, 2000 kg का ट्रॉली है, इस पर एक मशीन गन फिटेड है। बस ऐसे समझने के लिए हम बना देते हैं कि मान लो इसी पर एक मशीन गन क्या है फिटेड है ट्रॉली पर, ट्रॉली पर फिटेड है 2000 kg का ट्रॉली है ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। सरफेस क्या है फ्रिक्शनलेस है। इफ द गन फायर्स बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम, इससे जो बुलेट फायर हो रहा है वो मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम, मतलब 10 बटा 1000 kg विथ वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 500 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली एंड इफ द नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड इज 10, मतलब 10 बुलेट पर सेकेंड फायर हो रहा है, 10 बुलेट पर सेकेंड। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द इजेक्टेड बुलेट ऑन द सिस्टम। करा कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स बताइए, ये बुलेट फायर हो रहा है कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स बराबर क्या होगा भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 10 बुलेट पर सेकेंड का मतलब टाइम 1 मान लो तो 10 बुलेट का चेंज इन मोमेंटम लिखो, 10 बुलेट का चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है तो टाइम 1 सेकेंड हुआ, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कितना मास इंटू वेलोसिटी कर लेते हैं 10 और बटा ये हो गया 1000 मास, वेलोसिटी कितना है इसका 500। एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम में 10 से गुना किए तो 10 बुलेट का चेंज इन मोमेंटम और 10 बुलेट फायर हो चुकी है 1 सेकेंड में तो टाइम दिया 1 सेकेंड। तो 1 2 3 1 2 3 तो 5 और 10 F बराबर कितना आएगा हम लोग का 50 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 7 6 से 7 है फिर कि 50 न्यूटन जब उधर लगा तो 50 न्यूटन धक्का पीछे भी मारा होगा ट्रॉली पर भी। जब 50 न्यूटन बल लगा बुलेट फायर किए तो बुलेट जब आगे गया तो पीछे भी तो फोर्स लगा होगा, 50 न्यूटन उधर भी लगा होगा। तो 2000 किलोग्राम की ट्रॉली पर जब 50 न्यूटन फोर्स लगेगा तो 7 नंबर सवाल में पूछता है कि बताओ एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बाय मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 2.5 मतलब 0.025 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहे फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच इज इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में था और उस पर 20 न्यूटन फोर्स लगा, तो कैलकुलेट इट्स मोमेंटम आफ्टर 1.5 सेकेंड। पहले समझिए कि एक बॉडी था, मान लिया जाए कि m मास का, स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट में था, इस पर फोर्स कितना लगा 20 न्यूटन। जैसे ही फोर्स 20 न्यूटन लगा होगा इसमें एक एक्सीलरेशन आया होगा 20/m। पूछ रहा है 1.5 सेकेंड के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, 1.5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया होगा v = u + at 20/m और t का मान 1.5। तो ये तो खत्म ही है, 0 m यहाँ के मल्टीप्लाई कर दो तो mv बराबर 20 × 1.5 कितना हो जाएगा, ये 3 और 0 30, तो mv बराबर कितना आ गया 30। यही आंसर है, kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम 1.5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकाल लिए, मास से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया मोमेंटम। ऐसे जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया होता कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। तो चूंकि स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया, तो फाइनल मोमेंटम इम्पल्स कहलाएगा और इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते थे कि 20 न्यूटन फोर्स है, टाइम था 1.5 सेकेंड, तो 20 और गुना 1.5 30 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है प्लेट ऑफ मास 100 ग्राम, एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसका जो मास है 100 ग्राम है, मतलब 100/1000 kg, इतना इसका मास है प्लेट का, इतना इसका मास है। तो इसका वेट क्या होगा थोड़ा निकाल लेते हैं हम लोग, वेट कितना होगा, इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मास हो गया 1/10 kg, तो वेट हो गया 1/10 गुना 9.8, वेट बराबर mg, तो हो जाएगा 0.98 न्यूटन, इतना इस प्लेट का वेट है। इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजेंटली इन एयर, कि हवा में तैर रहा, ये प्लेट है, ऐसे तो हवा में रुक नहीं पाएगा तो गिर ही जाएंगे, लेकिन क्या है कि बुलेट से फायरिंग किया जा रहा है प्लेट पर। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग अपना बुक देखिए कि इन एयर, ये जो है मतलब प्लेट जो है हवा में तैर रहा है, इन एयर हवा में, बाय बुलेट which are fired with the same velocity at the rate of 10 bullet per second, 10 बुलेट पर सेकेंड के हिसाब से इस पर लगातार फायरिंग किया जा रहा है और हर एक बुलेट 5 ग्राम का है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मास ऑफ बुलेट है, तो 5/1000 kg। एंड द बुलेट रिवॉल्व्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये बात यह है कि बुलेट जब जाकर इसमें टकराता है तो फिर रिबाउंड्स मतलब लौट कर वापस आता है, रिबाउंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, जितना स्पीड से जाता है उतना स्पीड से लौट कर आता है। अगर आप थ्योरी में थोड़ा ध्यान से पढ़े होंगे समझे होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि जाने का मोमेंटम mv है और आने का भी फिर -mv होगा, मोमेंटम वेक्टर है, जाने का mv और आने का -mv, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2mv। अभी हम लोग चेंज इन मोमेंटम mv ले रहे थे क्योंकि फायरिंग किया जाता था, जाके वहां रुक जाता था। अब एक बुलेट फायरिंग किया गया और रिटर्निंग लौट के आया है, तो जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो जाने का mv और फिर आने का -mv, जो फाइनल माइनस जब इनिशियल करेंगे तो -mv और फिर -mv -2mv, तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना होता है 2mv, इसलिए इस बार चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का 2mv होगा, mv नहीं। तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv, चूंकि 10 बुलेट पर सेकेंड फायर हो रहा है तो 10 बुलेट का चेंज इन मोमेंटम बराबर 10 गुने 2mv, चूंकि पर सेकेंड है इसलिए यहाँ पर 1, मतलब इतना फोर्स इस पर लग रहा है और यह फोर्स किसके बराबर होना चाहिए 0.98, तब तो ये प्लेट हवा में तैरता रहेगा। प्लेट को हवा में तैरने का मतलब क्या है कि जितना प्लेट का वेट है उतना फोर्स उस पर लगते रहे, ये फोर्स कौन लाएंगे बुलेट, तो बुलेट का चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का 2mv, चूंकि रिटर्निंग आ रहे हैं और 10 बुलेट पर सेकंड फायर हो रहा है तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बुलेट का चेंज इन मोमेंटम, टाइम है 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, तो कितना हो जाएगा ये
तो 0.98 इज इक्वल्स टू 10 गुना 2 हो गया 20 और मास कितना था 5/1000 है और वेलोसिटी कितना है वही तो निकालना है। तो 20 गुने 5 100 से डबल जीरो खत्म, ये 10 आकर यहाँ गुना होगा तो 9.8 मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड से बुलेट फायर किया जा रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है कि ए 8000 किलोग्राम रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। एक 8000 किलोग्राम का रॉकेट वर्टिकल फायरिंग के लिए तैयार है। रॉकेट का वजन है 8000 केजी। इफ द स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट, जब यहां से एग्जॉस्ट निकलता है तो इसका स्पीड है भाई 980 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है 980 मीटर पर सेकेंड से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। देन हाउ मच गैस में बी इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब हमें निकालना है कितना मास पर सेकेंड, मतलब dm/dt, कितना मास पर सेकेंड बाहर निकल रहे हैं 980 मीटर पर सेकेंड से। In order to supply the thrust which is needed to overcome the weight of the rocket, ताकि रॉकेट के वजन को ही ओवरकम कर सके। रॉकेट वजन कितना है 8000 केजी, 980 मीटर पर सेकंड से एग्जॉस्ट निकलना शुरू हुआ है तो ये स्पीड दिया हुआ है, लेकिन इसका जो रेट है निकलने का वो क्या है, कितना मास पर सेकंड इधर आना चाहिए ताकि कम से कम रॉकेट के वजन को ही मतलब लिफ्ट कर सके, रॉकेट को मतलब उठने के लिए तैयार कर सके। अगर आप न्यूटन ऑफ मोशन में थोड़ा आपको याद हो तो हम लोग पढ़े थे कि F इज इक्वल्स टू v dm/dt। तो F कितना हो जाएगा यहाँ 8000 गुने G का मान इसमें क्या लेना है 9.8 लिया गया तो 9.8 ले लेते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू v हो जाएगा 980, बाकी जो पूछ रहा है वो बचेगा dm/dt। तो ये हो गया हम लोग का कितना 8000 और गुना 9.8 और बटा 980, ये हो गया हम लोग का dm/dt। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 बार का यहाँ आ जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल तो 80 आएगा ही, मतलब 80 केजी पर सेकेंड। 80 केजी पर सेकेंड एग्जॉस्ट होना चाहिए 980 के स्पीड से, तब जाकर ही रॉकेट के मतलब वेट को लिफ्ट अप करेगा, मतलब ऊपर उठाने को तैयार। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर वही सवाल, ए रॉकेट ऑफ मास 4000 केजी सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। इस बार 4000 किलोग्राम का जो रॉकेट है वर्टिकल फायरिंग के लिए तैयार है। कैलकुलेट हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड। फिर वही सवाल कि कितना मास पर सेकेंड यहां से बाहर आना चाहिए टू सप्लाई द थ्रस्ट व्हिच इज नीडेड टू ओवरकम द वेट, ताकि इसके वेट को ओवरकम कर सके, जबकि फिर से वेलोसिटी का मान 980 मीटर पर सेकेंड ही है। हम लोग फिर वही बात लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू v dm/dt। फोर्स कितना हो जाएगा इस बार 4000 गुने 9.8, वेट हो गया ये फोर्स क्या है रॉकेट का वेट कहलाएगा। वेलोसिटी कितना है फिर से 980, बाकी dm/dt हमें जानना क्या है dm/dt। तो 98 9.8 980 कटेगा 100 बार का, आई 100 डबल जीरो कट जाएगा तो आएगा dm/dt बराबर 40 केजी पर सेकेंड। 40 केजी पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 से ही है कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड। अभी तो 40 केजी पर सेकेंड निकला है, तभी रॉकेट उठने को तैयार है। करा कितना मतलब मास पर सेकेंड बाहर आना चाहिए so that the rocket may have an initial upward acceleration 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या था कितना मास निकलने से मास पर सेकेंड निकलने से उठने को तैयार है। अब इसको सिर्फ उठने के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि इसमें एक्सीलरेशन लाना है, वो भी कितना का 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब आप समझिए कि 4000 गुना 9.8 4000 आई 9.8 इतना जो इसका वेट है, इतना फोर्स अगर लगाया जाए तो सिर्फ रॉकेट उठने को तैयार होगा। क्योंकि हमें इसे और एक्सीलरेशन देना है, इसलिए हमें इतना फोर्स और लगाना पड़ेगा, मतलब अब टोटल फोर्स इतना होगा।
4000 गुने 9.8 तो सिर्फ उसका बीट ही है। इतना फोर्स आप लगाएंगे तो सिर्फ उठने को तैयार होगा। और इसे हमें चूंकि रॉकेट को चलाना है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से, इसलिए उस एक्सीलरेशन को प्राप्त करने के लिए इतना फोर्स अभी और लगाना पड़ेगा। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल बात है कि मान लिया जाए कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, ठीक। हम लोग थ्योरी में से बात बताए थे कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, आप इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो 10/2 5 होगा ही। लेकिन क्या यही 2 किलोग्राम के बॉडी पर ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो क्या इसमें एक्सीलरेशन आएंगे? कभी नहीं। 2 किलोग्राम का तो बीट ही 20 न्यूटन है और 10 से कैसे एक्सीलरेशन आएगा? इसलिए 20 कम से कम इसमें लगाना पड़ेगा ऊपर, तब ये सिर्फ ऊपर चलने को तैयार होगा 20 में। और अगर 5 का एक्सीलरेशन चाहिए तो 5 और गुना 2 10 और चाहिए, मतलब कुल मिलाकर इसमें 30 न्यूटन चाहिए अगर 5 का एक्सीलरेशन चाहिए तो ऐसे में। लेकिन ऐसे में अगर 5 का एक्सीलरेशन चाहिए तो मात्र 10 न्यूटन चाहिए। तो यही बात यहाँ है। तो रॉकेट को सिर्फ उठने के लिए इतना फोर्स चाहिए, लेकिन इतना एक्सीलरेशन और जाने के लिए इतना और चाहिए। तो हो गया फोर्स इज इक्वल्स टू v और dm/dt। हमें लग रहा है कि दोनों से न कॉमन है 4000 और 9.8 भी। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, कुल मिलाकर बचेगा 3 और ये 980 इधर चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा dm/dt। तो ये कटेगा कितना बार का? ये 100 बार का। फिर 100, ये भी 100 खत्म, तो 40 गुना 3 बराबर 120 kg पर सेकेंड। 120 kg पर सेकेंड आपका एग्जॉस्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 12। इधर जो सवाल हम बना रहे हैं सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एक तरह से, या फिर फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। लिखा है मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम का एक प्लेटफॉर्म है, 100 किलोग्राम का एक प्लेटफॉर्म है। इस पर एक आदमी खड़ा है और इस आदमी का मास 50 kg है, विच इज केप्ट ऑन ए स्मूथ आइस सरफेस। आई जो प्लेटफॉर्म है एक सरफेस पर रखा हुआ है जो पूरा का पूरा स्मूथ है, ice surface. If the man starts moving on the platform with a speed 15 मीटर पर सेकेंड, ये 50 किलोग्राम का आदमी 15 मीटर पर सेकेंड से इस प्लेटफॉर्म पर चलता है। Then calculate with what velocity relative to the ice the platform will require. कहने का मतलब है कि जब यह आदमी प्लेटफॉर्म पर चलेगा 15 के स्पीड से, प्लेटफॉर्म पर जब चलेगा 15 का स्पीड से, तो प्लेटफॉर्म कितना से पीछे जाएगा? प्लेटफॉर्म पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। आप सिंपल समझिए कि मान लिया जाए कि कोई एक बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट एकदम पूरा फ्रिक्शनलेस बेल्ट, और उस पर आप अपना उंगली ऐसे से करें तो कहाँ आएगा? पीछे आएगा। आप ऐसा ही समझिए कि एक मतलब कि प्लेटफॉर्म है और उसके नीचे एकदम पूरा स्मूथ है और प्लेटफॉर्म पर आप चलेंगे, प्लेटफॉर्म कहाँ आएगा? पीछे आएगा। आप जब चलेंगे तो प्लेटफॉर्म कहाँ आएगा? पीछे आएगा। बताना कि प्लेटफॉर्म कितना वेलोसिटी से पीछे आएगा। देखते हैं 50 किलोग्राम का आदमी कितना के स्पीड से आगे जा रहा है? आगे तो 15, तो 50 गुने 15 बराबर क्या हो जाएगा? ये 150 गुने भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जब पीछे आएगा तो आदमी तो उसी पर है। आप जब नाव वाला सवाल बनाए थे थ्योरी में, नाव वाला सवाल कि नाव है और उस पर एक आदमी है, तो नाव ये आदमी जो है नाव के इस किनारे से उस किनारे तक चल के गया, तो बताओ नाव कितना पीछे आया? ऐसे सवाल था। तो जब ये आगे जाएगा 50 किलोग्राम का आदमी 15 का स्पीड से, तो इसका हो गया 50 गुने 15, तो प्लेटफॉर्म कहाँ आएगा? पीछे। तो प्लेटफॉर्म पीछे आने का मतलब 100 + 150, आदमी तो प्लेटफॉर्म पर ही है। 100 सिर्फ नहीं होगा इस बार, 100 + 50 और गुना भी, तो हो जाएगा ये 15 गुने 50 कितना हो गया? ये 750 बराबर 150 भी, तो भी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ये रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट
with what velocity relative to the ice the platform will recoil. recoil का मतलब बताया था गन वाला प्रॉब्लम में कि पीछे आना। तो मतलब अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ हो लगाने में, हम तो इस तरह बता देंगे कि जैसा क्लास में थ्योरी कराया गया था उस हिसाब से प्रॉब्लम कराया हुआ था, उसी पर ही सवाल था। आइए तो ऐसे समझिए कि चलने के पहले मोमेंटम जीरो, प्लेटफॉर्म का भी और आदमी का भी। अब कहानी स्टार्ट हुआ चलने के बाद का, तो चलने के बाद का 50 गुने 15 क्या लिखाएगा आई, प्लस प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा पीछे, तो प्लेटफॉर्म का मतलब 150 गुने भी, तो भी का मान आ जाएगा क्या चीज माइनस में आ जाएगा। तो 15 750 बटा 150 माइनस 5 आई, तो माइनस फिर बताएगा कि पीछे आ रहा है, हमें रिक्वायर्ड स्पीड चाहिए, मैंने कितना से पीछे आ रहा है, तो 5 से आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे हम लोग गन वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। चलिए था क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। टू बॉल एम एन एन इच ऑफ मास 100 ग्राम, दो बॉल है 100 ग्राम का, मतलब 100 बटे 1000 केजी का, एक एम और एक एन। दो बॉल है, एक बॉल का नाम एम और एक बॉल का नाम एन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, 60 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड। They collide and after collision they begins to move in same direction. टक्कर ही मारे, टक्कर के बाद भी इसी डायरेक्शन में चलते रहे। Calculate their velocities after collision, assuming the collision to be perfectly elastic. अगर collision perfectly elastic है तो बताइए कि दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। ये हो गया हम लोग का m1, ये हो गया u1, ये हो गया m2, ये हो गया u2। और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में हम लोग पढ़े थे v1 बराबर m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 और बटा m1 प्लस m2। फॉर्मूला आपका लिखाया गया था कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के बाद पहला ब्लॉक का वेलोसिटी और टक्कर के बाद दूसरा ब्लॉक का वेलोसिटी बराबर m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2। तो आप समझ सकते हैं कि m1 और m2 तो बराबर है, इसलिए m1 m2 तो कहानी तो जीरो हो गया, बाकी बचा 2m2 u2 बटा m1 प्लस m2। तो 2m2 u2 बटा m1 प्लस m2, तो m1 और m2 दोनों तो सेम ही है, m1 m2 दोनों सेम ही है। तो m1 m2 जब दोनों सेम ही है तो इसका मतलब ही m1 को भी अगर m2 लिखो इसका मतलब 2m2, तो 2m2 से 2m2 कैंसिल इज इक्वल्स टू u2। तो मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा u2 वाला होगा, u2 कितना है 40, इसका आंसर 40 आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से m1 2 माइनस m1 क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ बचेगा 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2, और m2 को भी m1 लिख सकते हैं क्योंकि m1 m2 बराबर है, तो होगा 2m1 से 2m1 कटेगा तो कितना आएगा सिर्फ u1 मतलब 60। इतना हम सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको थ्योरी में लिखाया गया होगा कि अगर मास बराबर हो और कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक हो तो टक्कर के बाद पार्टिकल अपना वेलोसिटी का अदला बदली कर लेता है। अगर मास बराबर हो और कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक हो तो कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल आपस में अपने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसलिए अब देखें कि इसका v1 किसका हो गया, v1 हो गया u2 और v2 हो गया u1। 15 नंबर में आइए, in the above question what will be their velocity after collision if the second ball is stationary। अगर ये सेकेंड बॉल रेस्ट में होता तब क्या होता, मास बराबर ही रह जाते और ये रेस्ट में होता। हम तो बताए कि मास अगर बराबर रहे और कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक हो तो पार्टिकल अपना वेलोसिटी को अदला बदली कर लेता है, तब होता v1 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये तो रेस्ट में रहता। तो पहला वाला का वेलोसिटी कौन, मैंने पहला वाला दूसरा वाला वेलोसिटी गेन करेगा और दूसरा वाला पहला वाला गेन कर लेगा 60 मीटर पर सेकेंड।